गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत आज एक टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक है आपका महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या मानते थे कि भारतीय महाकाव्य कौन कौन से हैं और इनकी वास्तविकता क्या है, इतिहास, परंपरा और मिथक इत्यादि के बारे में क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। बच्चों, यहाँ पर रामायण और महाभारत के संदर्भ में पंडित जी का मानना है कि ये प्राचीन आर्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं और इसमें जो उल्लेख है वह ये है कि उस समय के आर्यों को अपना विस्तार करने के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, उसी का उल्लेख इस रामायण और महाभारत में है। आगे जानते हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक एक सामग्री उपलब्ध है। अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया था जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। मतलब कहने का तात्पर्य बच्चों कि ये महाकाव्य रामायण और महाभारत इस तरह के महाकाव्य हैं कि ये शिक्षित अशिक्षित हर तरह के व्यक्तियों पर इनका प्रभाव है। और दूसरी बात, इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसके द्वारा ये भारतीय समाज को तब भी और आज भी किस तरीके से एक रखा गया है। आगे जानते हैं। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर ही की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती थीं, अन्यथा इनके तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुंथे रहते थे कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये देखिए कितनी विशिष्ट बात है बच्चों। ये हमारी महाकाव्यों की और पुराने जो इतिहास हैं और नाटक हैं उसमें, और नाटकों में होता क्या था कि वो वीरता की चर्चा उसमें होती थी और ऐसे ऐसे सदाचार का पालन करने का उपदेश उसमें होता था कि लोग अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी जान तक दे देते थे। और ये कहानियाँ काल्पनिक होती थी, कहीं कहीं सत्यता का भी आभास होता था। आगे जानते हैं क्या। यह सब मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप में क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती थी। कहने का तात्पर्य बच्चों कि ये कहानियाँ चाहे काल्पनिक रही हों चाहे वास्तविक रही हों, लेकिन इन
घटनाओं से लोगों को बहुत कुछ सीख मिलती थी और लोगों के जीवन में एक सरसता आ जाती थी और उन्हें उच्च आदर्शों का पालन करने की ये घटनाएं प्रेरणा भी देती थी। आगे, यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गडमड हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास को समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों, अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती थी। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों में भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरब के विवरणों से। बच्चों, ये तो बात इतिहास की हो गई कि अगर हमें अपना इतिहास जानना है तो इतिहास हम कैसे जानें, हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। तो इस पैराग्राफ में कैसे हम इतिहास जान सकते हैं, उसके लिए लेखक ने बहुत सारे सूत्र बताए हैं कि इन सूत्रों से हमने इतिहासों को जाना है, चाहे वो महाकाव्य हों, चाहे शिलालेख हों, कलाकृतियाँ हों, इमारतें, सिक्के इत्यादि कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है बच्चों, इसी पैराग्राफ में उसका उत्तर मिलेगा और प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न ये है कि हम अपने इतिहास को किन सूत्रों के माध्यम से जान सकते थे, या ये प्रश्न बन सकता है कि हमें अपने इतिहास को जानने के क्या क्या सूत्र हैं या किन माध्यमों से हम अपने इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते थे। तो इसी में वो सारे उत्तर हैं, आप इसको करके ज़रूर भेजिएगा। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक बोध के अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। तो बच्चों, एक फ़ायदा तो हुआ इससे कि हमारा इतिहास जो हम जानते हैं वो बहुत कुछ पौराणिक कथाओं पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है, और उसी को आधार बना करके हमने एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बना ली और उसी के आधार पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि हमारे अंदर सहज ही विश्वास करने की प्रवृत्ति हो गई, अजीब सा धुंधलापन है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं इतिहास में जिनमें विश्वास करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास करना पड़ता है क्योंकि उनको जानने के हमारे पास कोई विश्वसनीय सूत्र नहीं है। तो ये नुकसान है हमें। तो बच्चों, यहाँ जो मैंने आपको एक प्रश्न बताया है कि हम अपने इतिहास को किस प्रकार से जान सकते थे या किस प्रकार से हमने जाना है, या हम इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख करके भेजिएगा। और उसके बाद फिर हम आपको अगले टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे महाकाव्यों के अंतर्गत एक महाकाव्य महाभारत है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद फिर भगवत गीता है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में बहुत अच्छे से ये आया होगा, और अगर नहीं आता है समझ में तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं ज़रूर आपको दूंगा, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा। और हाँ, इस पुस्तक
को आप एक बार ज़रूर घर में पढ़ा करिए इस वीडियो को देखने के बाद भी। तो जो भी चीज़ें मिस हो जाती हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।